बैक मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कुछ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जिनको भत्ते की पर्चियां आज भी मौसूल हो रही हैं और ये सिलसिला अब से नहीं कई अरसे से है। कराची में आपने देखा है कि जो भत्ता माफिया है ये उरूज पर है और यहाँ पर जो है अभी तक के बदअमनी है और माहौल में वही सब गैर अमन की सूरत हाल है। लेकिन अगर हम बात करें बिल्डर्स और एसोसिएशंस की बात करें अगर हम, तो उनको आजकल भत्ते की पर्चियां सिर्फ इसलिए इस तरह नहीं मिल रही हैं कि सिर्फ उनको धमकियां मिल रही हैं, बल्कि अब उनको आसान साथ में बिटकॉइंस की सूरत में भी उनको पेशकश मौसूल हो रही है कि भाई आप इस तरह से अब हमें भत्ते की रकम दे दीजिए। अच्छा, देखिए नाज़रीन, बात सिर्फ आबाद की या बात सिर्फ किसी स्पेसिफिक बिल्डर की नहीं हो रही, बात हो रही है पूरे शहर की। शहर में भत्ताखोरी दोबारा से आम होती जा रही है और उरूज पर है। लेकिन देख रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ पर हैं। कल जैसे गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी और आबाद के सीनियर रहनुमाओं ने के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बरम हुए उस पर लॉ इन्फोर्समेंट्स पे भी और वज़ीर दाखिला पे भी और सीएम सिंध पे भी। नाज़रीन, यहाँ पर देखिए कराची शहर वो शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है। कराची शहर पाकिस्तान का माशी हब है। हसन बख्शी साहब का कल की कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कराची शहर एक टाइम पे 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता था, जो कि अब 54% हो रहा है। तो इसी पे हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आप सबका। हमारे साथ एक और बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मेरे उस्तादों में से एक हैं और हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी। कैसे हैं ताहिर भाई? बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम जोशी। अच्छा हसन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने संगीन इल्ज़ामात भी आयद किए मोहसिन नकवी साहब पे, उनके अलावा सीएम सिंध साहब पर, और काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया कि आप लोगों को काफ़ी अरसे से जो है वो ये वसीउल्लाह लाखो, अहमद मक्सी और समद काठियावारी जैसे भत्ताखोरों के ख़िलाफ़ आप लोग रेड वारंट की अपील करे जा रहे हैं, करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। उसके अलावा आप लोग जो है वो ये भी चाह रहे हैं कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन खुलेआम भत्ते की पर्चियाँ आ भी रही हैं और आपके कुछ मेंबरान दे भी रहे हैं, तो क्या अब तक इस पे एक्शन हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका शुक्रिया। देखिए, हो ये रहा था पिछले 4-5 महीने से भत्ते की पहले पर्ची आने लगी, फिर कॉल्स आने लगी, उसके बाद ये इन्होंने हमारे मेंबर्स के ऑफिसर्स से फायरिंग शुरू कर दी, उसके बाद हमारे वर्कर्स पे, हमारे मैनेजर्स पे, हमारे सुपरवाइजर्स से डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी और इसके नतीजे में एक आदमी शहीद भी हो गया। ये सब चीजें तमाम प्रोविंशियल और फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इल्म में हमने डाली और हमने कहा कि ये चीज अगर इसी तरह तवातुर से होती रहेंगी तो ये कराची का ना सिर्फ अमन बर्बाद हो रहा है, कराची का कारोबार भी बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से सिंध भी बैडली इफेक्ट हो रहा है और इवेंचुअली पूरा पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। तरीका यह है कि एक पर्ची दी जाती है, पर्ची पे एक नंबर होता है और नंबर बैरून मुल्क का होता है, अमूमन ईरान का होता है, फिलीपीन का होता है या दुबई का होता है। आप उस नंबर पे बात करें तो वो आपसे बात भी करते हैं और बात करने के बाद आपको ये भी कहते हैं कि भाई आप 4 साल में पेमेंट करें, किस्तों में पेमेंट करें। यानी उनकी आप ये देखिए, उनका यकीन देखिए कि उनको कोई टच नहीं कर सकता। जितने भी चोरी डाके हमने देखे हैं, समझे हैं बचपन में कि चोरी डाका करने वाला आता है, 1 मिनट में डाका मारता है या 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में भाग जाता है। ये कहता है हमें 4 साल पैसे आप किस्तों में अदा करें, बिटकॉइन के साथ अदा करें। ये तो मैंने 5-5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। मैं सुन के हैरत ज़दा हो गई कि अब जो है भत्ते की रकम जो है बिटकॉइन में भी मांगी जा रही है, आसान अक़सात पे भी मांगी जा रही है। और तो मतलब आप लोगों के पास ये जो कॉल्स मौसूल होती हैं दुबई और दूसरे नंबर से, कभी पुलिस ने इसको ट्रेस करने की कोशिश नहीं की? देखिए, पुलिस मुकाबले में 5-7-8 लोगों को खत्म भी किया है, बस इसके जो मेन प्लेयर्स हैं ना वो बाहर आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं और जब तक ये मेन ये बुनियादों को नहीं खत्म किया जाएगा तो ये मसला खत्म नहीं होगा। और उसका तरीका ये है कि सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस रेड वारंट के लिए अप्लाई करे फेडरल गवर्नमेंट के पास और मोहसिन नकवी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है ये रेड वारंट इशू करें इन लोगों का, इंटरपोल का।
तो ये प्रोसेस में देरी हो रही थी और इनके हौसले बढ़ रहे थे और बढ़ रहे हैं। और ये कराची में हर उस आदमी को जिनके पास सलाहियत है 500 या 500 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने की, उसको निशाना बना रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब जो है भत्ताखोर जो माफिया है वो यहाँ पर नहीं है, वो सारे मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ कर रही है बाहर के ममालिक से बैठकर। यहाँ पर कोई नहीं है जिसको पकड़ा जा सके। उनके नहीं, यहाँ पर हैं उनके वो फ्रंट मैन हैं, पर देखिए जब तक रूट तो फ्रंट मैन को अगर हम ट्रेस करने की कोशिश करें तो हम जाहिर है वहाँ उनके सीनियर्स तक भी पहुँच सकते हैं। तो अभी तक फ्रंट मैन को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका? देखिए हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था क्योंकि देखिए कराची पाकिस्तान का माशी हब है। अगर आपको गाड़ी को डिस्टर्ब करना है तो गाड़ी का इंजन खराब कर दें, गाड़ी खुद रुक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हसन साहब, ऐसा ही है। अफशीन देखिए ये बहुत ही कुछ पेचीदा मामलात हैं, काफ़ी सारी इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई भी हैं और कामयाब कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन कुछ रहनुमा ऐसे हैं देखिए आप कह सकते हैं, जिस तरह हसन बख्शी साहब ने भी कहा कि कुछ लोगों को सरपरस्ती हासिल है काफ़ी बाअसर शख्सियात की, लेकिन हसन साहब देखना ये है कि बार बार देखा गया कि फील्ड मार्शल साहब को अपील की गई। फील्ड मार्शल साहब को अपील करने से बात ये है कि यहाँ पर सिंध के अंदर डीजी रेंजर साहब मौजूद हैं, डीजी रेंजर सिंध, लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं, आईजी सिंध मौजूद हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं जो सिंध के अहदेदार हैं, लेकिन उनके ऊपर आपका कुछ खास भरोसा दिख नहीं रहा। बार बार फील्ड मार्शल साहब को अपील की जा रही है, इसकी कोई खास वजह? हसन साहब आप सुन सकते हैं? जी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। ताहिर भाई यही सवाल आपसे है मेरा कि बार बार देखा गया है कि आबाद की तरफ से, बिल्डर्स की तरफ से और ताजिरों की तरफ से फील्ड मार्शल साहब को जो है वो पुकारा गया, फील्ड मार्शल साहब से मदद की अपील की गई। यहाँ पर सिंध के अंदर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद है, डीजी रेंजर सिंध मौजूद है, चले पुलिस पे से तो लोगों का भरोसा हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों में कम नज़र आया था हमें, लेकिन रेंजर्स पे लोगों का भरोसा था। अब क्या रेंजर्स से भी लोग नाउमीद होते जा रहे हैं ताजिर? हसीब, ये जो मामला है भत्ते का कराची में ख़ास तौर पे, ये अब सनत की क्योंकि शक्ल इख्तियार कर चुका है। पहले यहाँ लोकल बैठ के 2011 और 12 में हम देखते थे कि कल्यारी से बैठ के सारी चीज़ें ऑपरेट होती थी और वो कराची के 4, 5, 6, 8 थानों तक महदूद थे। लेकिन अब इसका दायरेकार वसी हुआ है, ये पूरे शहर में नेटवर्क फैल गया है। ये लियारी से निकला, सोल्जर बाज़ार गया, सोल्जर बाज़ार से PIB कॉलोनी गया, फिर मनीर, न्यू कराची और बस्ती के और बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ से इसकी बहुत कलेक्शन तेज़ी से हो रही थी। पहले इसमें एक एलिमेंट था कि जो लियारी का लोकल आदमी था वो इस्तेमाल होता था और वो लियारी की ही सराउंडिंग वाड़ीपुर रोड और आपका जो बंदरगाहें हैं इसके अतराफ डिस्टर्ब करता था। लेकिन अब जो ये सूरत हाल बदल गई, तब्दील हुई और ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल थी। न्यू कराची में, सुरजानी में, बिलाल कॉलोनी और ख्वाजा अजमेर नगरी और उसके अतराफ़ के जो इलाके थे, ना कि सिर्फ सनतकारों को फैक्ट्रियों पर उनके थ्रेट किया जा रहा था, फायरिंग की जा रही थी, खौफजदा किया जा रहा था, रेस्टोरेंट मालिकान ही नहीं। आपको मैं इतनी हैरान अंगेज़ बात बताऊं कि ये पॉकेट्स इस तरह मुरतब किए गए कि अगर कोई एक पान के केबिन से भी अगर 5,000 रुपये वीकली अगर भत्ता बन जाता है तो ये वो भी नहीं छोड़ रहे थे। और जब ये सूरत हाल जनरेट हुई तो ये परेशान कुन सूरत हाल थी। ये जब जनरेट होना शुरू हो गई तो ये गैंग मुनज़्ज़म हो गया। इसके अंदर ये एक वसीला लाखो उर्फ बकरी नाम का आदमी है, साथ इसके साथ एक नौमलूद इसका दहशतगर्द है, इसका नाम सबत काठियावाड़ी, ये खाकरोब है। ये न्यू कराची सनती एरिया पुलिस स्टेशन में बतौर खाकरोब भंगी का काम करता था और इसने वहीं, क्योंकि वहाँ का लोकल था, इसने वहीं से अपना गैंग नेटवर्क मुनज़्ज़म किया। एक मजहबी सियासी जमात के लोग, क्योंकि खुद भी उस जमात का कारकुन था, हालिया दिनों उस जमात के मरकज़ पे छापा भी मारा गया, वहाँ से जवाद वाजा पकड़ा गया और 9 लोग मजीद पकड़े गए। तो ये गैंग पहले छोटे छोटे पॉकेट्स के जरिए इन्होंने अपने लोगों को मुनज़्ज़म किया, क्योंकि इनको अंदाज़ा था कि जब हम काम करेंगे तो हमारे लोग पकड़े जाएंगे, उनकी ज़मानतें करानी होंगी, घर की फंडिंग करनी होगी। इन्होंने वो सब काम किए, अपना एतमाद बहाल किया। इनके लोग जब जेल गए ना, तो जेल जाने के बाद इन्होंने अपना नेटवर्क और मजबूत किया है। इस वक्त कराची में जो आबाद आवाज़ दे रखा है फील्ड मार्शल साहब को, ये पहली बार नहीं दे रहा। ये कोई 5 महीने पहले भी आबाद ने आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट की थी कि ये कराची में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, इनका काम किया जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल पेश आई वो यूँ आई
कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मोहसिन नकवी साहब को सूबाई हुकूमत के प्रपोजल के मुताबिक रेड वारंट अरसाल करवाए थे। अच्छा। बज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत ने उसको नज़रअंदाज किया, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब की जानिब से उस पर कोई ख़ास तसल्ली उनको नहीं कराई गई थी। कराची चैम्बर के जावेद बुलवानी ने उनको पर्सनली व्हाट्सएप किया कि सूबाई हुकूमत ने आपको वसीउल्लाह लाखो उर्फ बकरी के रेड वारंट इंटरपोल से लाने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रखी है। उन्होंने उसको भी नजरअंदाज, उन्होंने कहा करते हैं। जब उन्होंने खातिर खा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो फिर इन तामीराती शोबे से वाबस्ता लोग, कराची चैम्बर, सनतकार, इनके पास एक ही हल बचा था। जब वफाकी वजीर दाखिला और वफाकी हुकूमत जवाब नहीं देंगे तो एक ही हल है, फिर वो मिलिट्री का दरवाजा तो खटखटाएंगे, और यही हुआ। उसका रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स इस सूरत में आया कि जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, तो उसके बाद हमने देखा वज़ीर आला ने इनको बुलाया, सुनी बात तसल्ली से, वक्त दिया। आईजीएसएन थे साथ वहाँ पर डीआईजी सीआईए थे, आईबी के लोग थे, सीटीडी के लोग थे, और वहाँ पर और मजीद अफसरान थे। एडिशनल आईजी और आईजी ने तरजीहात उस पर अपनी बनाई कि जी अब अगरचे आबाद के साथ कोई मसला होता है तो उसको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। आईजी साहब ने एक नंबर कोड किया वहाँ के, हम अब तक 50 के करीब इनके कारिंदों को पकड़ चुके हैं, लेकिन जो ना ये नौमौलूद लोग हैं सारे, ये हाल ही में पैदा हुए हैं, ये बत्ताखोर नहीं है, ये छोटे जराइम पेशा थे, इन्होंने पॉकेट्स बना के दिए और उन पॉकेट्स के जरिए जनरेट हुआ बत्ता। लेकिन जो असल जो लोग हैं वो आज भी कराची, अंदरून सिंध, बलूचिस्तान और ईरान समेत दुबई और दीगर ममालिक से बैठ के नेटवर्क चला रहे हैं। ये बहुत ही खौफनाक बात है कि ऐसे लोग हैं जो कराची में मौजूद हैं, अंदरून सिंध के कच्चों के इलाके में मौजूद हैं, जिनको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस हद तक हसीब और अफीन में आपको बताऊं कि ताजिरों को धमकाया जाता है कि घर का एड्रेस बताया जाता है, वाइफ का टेलीफोन नंबर बताया जाता है। अब एफआरसी और फैमिली ट्रीज भेजकर जो है वो उनको थ्रेट किया जा रहा है। यानी अगर मुझे और आपको अपनी फैमिली ट्री निकालनी है ना, ये नादरा हमारे जूते रगड़वा। अरे मैं खुद पे नहीं डरूंगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली में मजबूर हो जाऊंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। और जब आपके मरकज पर फायरिंग होगी ना, आपकी फैक्ट्री पर फायरिंग होगी, आपका वर्कर परेशान होगा। अभी हाल ही में जो 10 बत्ते की बड़ी पर्चियां आई है ना प्रोजेक्ट पर, उनके लोग नौकरियां छोड़ के चले गए। सही बात है। जब चौकीदार, कोई चौकीदार ठेकेदार दरवाजे पे अब बैठने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और भत्ता इस अंदाज में मांगा जा रहा है कि 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए। हो ये रहा है कि सोल्जर बाजार और इसके अतराफ के जो इलाके ना, यहाँ पर अपार्टमेंट की कीमत है तकरीबन 3 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ रुपए। वो आपसे पैसे नहीं मांग रहे, वो एक अपार्टमेंट मांग रहे हैं, वो एक फ्लैट मांग रहे हैं। मतलब कोई डर ही नहीं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ चेयरमैन आबाद दोबारा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हसन बख्शी साहब। हसन बख्शी साहब, आपने फील्ड मार्शल से भी अपने मुतालबात सामने रखे और आपके मुतालबात सुने भी गए, इसमें अब मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, हम इसमें बहुत क्लियर हैं कि अगर कराची को बचाना है, कारोबार की सरगर्मियां दोबारा लौटानी है, हम अपना रोल गवर्नमेंट ये टैक्स रेवेन्यू में प्ले कर सकें, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चला सकें, को इन हालात से रेस्क्यू करना तो एक मसला है, एक है। इसके अलावा जिस तरह से हमारे यहाँ डिपार्टमेंट सिंध में लोगों का जूस निकाल रहे हैं, बहुत बड़ा मसला है। लोगों का टाइटल पट्टी रखते जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा मसला है। तो ये सब चीजों को गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो देखिए, कराची से आहिस्ते आहिस्ते लोग अपना कारोबार समेट रहे हैं। बिल्कुल। वो या तो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जाएंगे, या पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल हसन साहब, ऐसे ही है। अब आप देखिए कि फील्ड मार्शल साहब के आने के बाद एक जमीनों पे कब्जे में जमीनों के कब्जे के मामले में काफ़ी बेहतरी हमें नज़र आई, लेकिन उसके बाद ये भत्ते की पर्चियाँ मौसूल होना और उस पर बाकायदा तौर पर अकाउंट नंबर तक देना कि आप अकाउंट में जमा करवाएं, अकाउंट कैन बी ट्रेस्ड ईजिली। बट क्या आपको लगता है कि इसके बाद अगर ये सूरत हाल जल्द नहीं संभाली गई तो इसके बाद जो कराची के ताजिर हैं, जो कराची के मारूफ बिजनेसमैन हैं, वो अपनी सरमायाकारी को दूसरे ममालिक की तरफ ले जा सकते हैं? लेकिन ना और ये के उठाई, इससे वो भी भत्ते दे रहे हैं, इससे हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी चंद लोग अफेक्ट हो रहे हैं। ये मैंने कहा, उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो 500 या 500 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल लोग हैं।
ये पाकिस्तान का माशी इंजन कराची, ये इसको टेक्निकली बंद करना चाह रहे हैं। हाँ अगर ये इकोनॉमिक सबोटाज कर रहे हैं, जी बिल्कुल। अगर इसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान इंटरवीन नहीं करेगी बिल्कुल। तो, और अभी नहीं करेगी तो इट विल बी टू लेट एंड टू लिटिल। अच्छा, आपकी मोहसिन नकवी से बात हुई होगी, हुकूमत इस बारे में क्या अपना मौक़िफ़ पेश करी है? क्योंकि कराची बीइंग इकनॉमिक हब, अगर कराची को की ही मौशी सरगर्मियाँ इस तरह से ख़त्म होती चली जाएंगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ताजिर अपना सही से काम नहीं कर सकेंगे, तो क्या फिर सब लोग इसी तरह मूव कर जाएं कराची से लाहौर और दूसरे जो सेफ जोन्स हैं वहाँ चले जाएं? देखिए, अभी तक मेरी मोहसिन नकवी साहब से बात नहीं हुई है, ना उनका कॉल आया है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि कल की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तमाम परसों की वो तमाम सीरियस क्वार्टर्स में सुनी गई है और इस पे बात भी हो रही है। और मुझे यकीन है अपने फील्ड मार्शल साहब से भी, जी बिल्कुल। अपने तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लोगों से भी, तमाम मेरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी, तमाम मेरे सेंसिटिव एजेंसी से भी, कि वो इसको प्रायोरिटाइज करेंगे। सही। बिल्कुल। और ये 5-6 लोगों को वहां से उठा के लाना और करार वाकई सजा देना, जी ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ये हमने करके एज ए नेशन दिखाना है। ये कोई फेवर नहीं होगा, ये मैं वो चाह रहा हूँ जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बिल्कुल। कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, तभी तो कोई यहाँ सरमायाकारी या कारोबार कर सकेगा। अच्छा ताहिर साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो पुलिस है उसमें हर इलाके के SHO हैं, अगर SHO और सारे सब डिविजन्स मिलकर अपनी ज़िम्मेदारी प्रॉपर तरीके से अंजाम दें तो क्या इस तरह से हर इलाके को सही से मोनेटाइज नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर कहाँ से ये भत्ते की पर्चियाँ और कहाँ से ये अवामिल कार फरमा है? अब फिर इसके अंदर पुलिस की जानिब से एक ख़ास यूनिट बनाया गया है, CIA के ज़ेर इंतज़ाम एक यूनिट है, स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसको ख़ास सब्जेक्ट ये वाला दिया गया है। और क्योंकि उसको नंबर से सरोकार है, उसको क्वालिटी से कोई सरोकार नहीं है, उसको फिगर से कोई सरोकार नहीं है, वो अपने नंबर दिए चला जा रहा है, 3 पकड़ रहा है, 5 पकड़ रहा है, 7 पकड़ रहा है, वो नंबर बढ़ा जा रहा है। वो FIRs के अंदर मैं पर्सनली जब इनकी दर्ज FIRs होती हैं और इनकी कार्रवाइयाँ होती हैं, इनकी प्रेस रिलीज होती है, और बाद में जब कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आप देखें उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। एक भत्ताखोर आपने पकड़ा, आपने दावा किया, हमने भत्ताखोर पकड़ दिया, जब वो बंद होता है, जब कोर्ट में चालान होता है तो वो 23A1 की दफ़ात के तहत होता है, 3 और 4 और 8 दिन में उनकी ज़मानतें हो जाती हैं। इस पर कराची में तो ये हाल है कि 8 और 11 और 15 दिन के अंदर भत्ताखोर की भी ज़मानत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें उसी चीज़ का तसलसल है कि पैसा कराची से बहुत भारी मिकदार में जनरेट हो रहा है, जमा किया जा रहा है, और उसकी खतीर रकम जो है, जो पकड़े जाने वाले लोग हैं उनकी ज़मानतों पर खर्च हो रही है, उनकी अहल खाना की फंडिंग पर खर्च हो रही है, और बाहर बैरून मुल्क जो ये बैठे हैं ये उनके ज़ेर इस्तेमाल आ रही है। इसकी जो सप्लाई लाइन है ना, आज तक हम उस तक पहुँच सके कि आया ये पैसा कैसे, कहाँ से कैसे जनरेट होता है और ये कैसे बैरून मुल्क मुंतकिल होता है। कराची में एक बहुत बड़ा मामला ये है कि ये जितने भी भत्ताखोर हैं बड़े, जिनमें आप अहमद अली मक्सी है, जमील छांगा है, वसीउल्लाह लाखो है, और अब ये नौमलूद समद काठियावाड़ी आ गया। समद को हटा के ये जितने बड़े नाम है, जाहिद लाडला समेत, ये जाहिद बाबा लाडला का भाई है, इन तमाम के तमाम की ज़ेर तामीर इमारतों में ओल्ड सिटी एरियाज़ में सरमायाकारी है। ये बेसिकली ब्लैक को वाइट करते हैं और वाइट को बैरून मुल्क मुंतकिल करते हैं। आज तक हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हमारी है टेरर फंडिंग के लिए, जो हमारे जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो आज तक इस चीज़ को उस सप्लाई लाइन को ब्रस्ट नहीं कर सके कि आया कि मैं हूँ, मुझ तक जो फंडिंग आ रही है अगरचे वो इलीगल है तो उसको ब्रस्ट किया जा सके और ताकि मैं परेशान हो जाऊँ। ऐसा नहीं हो रहा है। असलहा ख़रीदा जा रहा है, लोग ख़रीदे जा रहे हैं, लोग किराए पर हैं, मोटरसाइकिलें तक हैं, सब चीज़ें हैं। हमें दबाव डाला गया जी, हमारे लोगों को CCTV कैमराज इंस्टॉल करें, उन्होंने कर दिए। उनको दबाव डाला जाएगा कि जो अच्छी क्वालिटी के करें, उन्होंने वो भी कर दिए। अब हमारे जो ताजर हैं, जो हमारा तामीराती शोबा है, हमारे सनतकार हैं, उनका काम ये रह गया है कि उनके मरकज़ पर जब फायरिंग होगी वो आपको अच्छी क्वालिटी की CCTV फुटेज प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद अपना एक एम्प्लॉय भी देंगे जो अपनी मुद्दे में FIR कराएगा। 24 आवर्स तो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो हर वक्त जान को खतरा ही रहेगा। तो क्या किस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ताजर अपने आप को कराची में महफूज फील करे? इसमें अफीन 2-4 चीज़ें हैं। देखिए, रेंजर्स और जितने भी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, जब वो पकड़ते हैं तो आखिरकार ये
जो मुलजिम है इसने आना पुलिस के पास है। हमारा पुलिस का जस्टिस सिस्टम बहुत नकारा है, बहुत सीधा है। हमारा तफ्तीश का निज़ाम इतना ख़तरनाक है कि वहाँ पर मुजरिम जो है वो अय्याशी करता है और एक बेकसूर जो है वो हमेशा ही परेशान हमने देखा है। तो उसके बाद जब अदालतों के चक्कर लगाने की बात आए तो परेशान हाल आदमी तो तबाह हो जाता है। और जो वहाँ जराइम पेशा है, आप उनकी नकलो हरकत देखें कोर्टों में, अच्छा। उनके वकला देखें आप, 6-8 वकील उन्होंने हायर किए हुए होते हैं, पूरी पूरी उनकी लॉ टीम है, मतलब लीगल टीम है जो काम करती खरीदा है। हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। 2013 का जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो हमने उसमें उनकी हिकमत अमली देखी थी कि क्योंकि डिवीजन जस्ट 24 घंटे मौजूद नहीं होते थे, डिसीजन पावर चाहिए था। बिल्कुल। एक ग्रेड 20 का ब्रिगेडियर अपॉइंट कर दिया बिल्कुल। कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लॉ एंड ऑर्डर कमेटीज के साथ वो कोऑर्डिनेशन करेगा और जब चाहे जहाँ चाहे इनके दरवाजे तोड़ दें, इनको निकाल के ले आएं और इनको पकड़ें और इनको कूटें। वो एक डिसीजन पावर दे दिया। आज वो वाली चीज़ नहीं है। उस वक्त हमने देखा था कि बहुत मजबूत हिकमत अमली के साथ कराची में ऑपरेशन हुआ और हमने देखा 3 साल में 4 साल के अंदर ये कुछ मुल्क छोड़ के भाग गए, कुछ मारे गए, कुछ जेलों में गए, बहुत सख्त मुकदमात बने, इनकी जमानतें नहीं हो रही थी। इतने इन पे केसेस डाले गए कि इनकी जमानतें आज तक नहीं हो रही। उज़ैर बलोच हमारे सामने है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर हमने एक चीज़ और देखी, कोई 3 साल पहले ना ये लियारी गैंग वॉर के जो मास्टरमाइंड हुआ करते थे उस दौर के, वो खुद को बेकसूर कर जमानतें कराकर बरी होने के बाद अब वो वापस आए हैं। ये एकदम जो कराची में भत्ता एक्सटॉर्शन जो बढ़ा है, ये ऐसे नहीं बढ़ा है। ये एक लावा था जो पकड़ा था और पकड़ने के बाद अब फट कर हमें मुतासर कर रहा था। कराची में एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक ना IG से इसको डिनाई करते हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। 10 हसन बख्शी साहब ने नंबर दिए हैं, 7 नंबर इन्होंने फराम कर दिए हैं और 3 अभी भी सीगा राज है। हसन बख्शी साहब को पता है कि उनका बिल्डर कैसे पैसे दे रहा है, किस खौफ ज़्यादा जिंदगी में पैसे दे रहा है। कुछ बिल्डर्स हफ्तावार दे रहे हैं, महीना उनका बांधा हुआ है। महीना बांधा और वो महीना इस सेंस में बांधा हुआ है, हसीब भाई मैं आपको बताऊंगा ना फंसेंगे, कि एक बिल्डर है और उसने एक दिमागी सोच अपनी बना ली है कि पुलिस को महीना दे रहा हूँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को महीना दे रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर्स को महीना दे रहा हूँ, अब गैंगवार को मैं महीना दे दूंगा। और उसका बोझ डायरेक्टली जो है वो परचेजर पे आ रहा है। जो लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं, वो जहाँ 3 करोड़ का था वो 3 करोड़ 25 लाख का हो गया। तो ये जो बिल्डर भी अगर पैसे दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जेब से दे रहा है, वो अपनी सरमायाकारी में आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहा है और पैसे की रकम बढ़ा रहा है। ये हो रहा है शहर में। और मेरा एक दोस्त है, वो उसका एक चौकीदार जिसकी शहीद, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका एक चौकीदार मार दिया, उसकी दूसरी साइड पर फायरिंग की, 2 लोग जख्मी किए, करोड़ों रुपए की पर्ची। अभी रिसेंटली जिसकी वीडियो, उससे पहले की बात है, उससे पहले की बात। अच्छा। उसी बिल्डर को तीसरी मरतबा पे फिर पर्ची आई उसकी तीसरी साइड पे। मतलब कि एक मरतबा उसको ऐसा थ्रेड आया था कि हम सब डर गए थे। उसको कहा लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर से रॉकेट लॉन्चर मार के तेरी इमारत का टॉप फ्लोर उड़ा दूंगा जो तू बना रहा है। उससे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की। नेगोशिएशन हुई भाई, मुकदमे दर्ज कराएं, अदालतों में इनके लोग आते हैं, डराते हैं, खौफजदा करते हैं, आंखें दिखाते हैं, बल्कि बड़ा एक याराना रवैया जो है वो अपनाते हैं। अच्छा इसी हसन साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा हसन साहब, मुझे ये बताएं कि पहले भी हमने देखा कि अभी तो मैं मानता हूँ कि सूरत हाल अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे पहले आप देखें कि कुछ टाइम पहले तक हमने इससे भी बदतर सूरत हाल कराची शहर ने देखी है, गैंगवार से मुताल्लिक और भत्ताखोरी से मुताल्लिक। लेकिन स्टेट ने उस पर एक कंप्लीट कंट्रोल हासिल किया, स्टेट ने उसको वाइप आउट किया, उस सिस्टम को वाइप आउट किया। ये सिस्टम अब दोबारा उरूज पकड़ने लगा है। तो आपको लगता है कि आपकी गुज़िश्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो आपके राब्ते हुए हैं अब हुकूमती अराकीन से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, आपको लगता है इस पे एक्शन होगा? और अगर नहीं होता इस पे एक्शन तो अगला लाहे अमल क्या होगा आबाद का? देखिए, बात यह है कि हमें समझना पड़ेगा कि अभी हमारे और इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, अल्लाह ताला ने मदद की और हमें कामयाबी हुई। अफवाज पाकिस्तान अच्छी तरीके से लड़ी। हावेवर वो जंग चली 3-4 दिन। आजकल जमाना है इकोनॉमिक जंग का। बिल्कुल। जो चलती है 24/7 365, यानी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। बिल्कुल। ये जंग अगर हमें जीतनी है तो हमें अपने शहर में लोगों को सिक्योरिटी फराहम करनी होगी। हमें अपने शहर में लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फराहम करना होगा। हमें अपने शहर में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लाना पड़ेगा। जैसे मेरे भाई ने कहा कि इसको महीना देता है, उसको महीना देता है बिल्डर,
यकीनन देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। बट ये सब चीजें अगर कम होंगी तो हाँ। ये बेनिफिट पास लेकिन होगा। मोहसिन साहब, ये सब चीज़ें कैसे कम होंगी जब कानून ही हमारा खरीद लेते हैं ये मुजरिम, और ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं, ये फिर से गैंग अपना मजबूत कर लेते हैं, फिर से ये सारे अवामिल सर उठाने लगते हैं। तो फील्ड मार्शल से जब आपने बात की इस सिलसिले में, तो कानून को किस तरह से फिर आप गिरफ्त में ला सकते हैं, फिर किस तरह से आप इसको मेक श्योर कर सकते हैं कि अब ये दोबारा नहीं होगा? देखें, मेरी फील्ड मार्शल साहब से पर्सनली अभी कोई बात नहीं हुई है, बट मैं आपको बात बताऊं कि पंजाब ने एक मॉडल क्रिएट किया है कि वो लोग टॉलरेट नहीं करते क्रिमिनल्स को, बिल्कुल, और कोशिश करते हैं कि उसको न्यूट्रलाइज करें। बिल्कुल ठीक है ना? सो हमें भी ये बिल्कुल एक पॉलिसी, क्लियर पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटी, प्रोविंस एंड कंट्री। क्योंकि बिल्कुल यहाँ सही कहा गया कि हमारा अदालती निज़ाम तो तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख और फिर बेल। जी। ये आपने solution पंजाब के मॉडल की बात की, तो वो तो पूरा सिटी ही और उसकी गवर्नमेंट ही चेंज है, तो यानी कि हमारे यहाँ भी फिर वही गवर्नमेंट आ जाएगी तभी जाके ये सब मामला सही होंगे? नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट वो आ जाए, मैंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स वो जो ले रहे हैं बिल्कुल वो हमें लेने पड़ेंगे। देखिए, ये पर्ची लाहौर में क्यों नहीं जा रही है, ये पर्ची इस्लामाबाद में क्यों नहीं जा रही है, भत्ते की कॉल वहां क्यों नहीं जा रही है, क्या वजह है जो कराची में जा रही है? एक तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कराची की कोई ओनरशिप नहीं है। अच्छा, लेकिन कराची में ये एमक्यूएम के दौर में बहुत ज़्यादा ये उरूज पर भत्ते की पर्चियाँ और ये भत्ते की पर्चियों में गोलियां रखकर लाना, बोरी बंद लाशें, ये कल्चर बहुत था उस टाइम। अभी भी अगर ये कल्चर मौजूद है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गवर्नमेंट के चेंज होने से यहाँ पर और आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ही सेम रहेंगी, यानी यहाँ का सिस्टम नहीं बदलने वाला। देखें, इम्पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे महकमों को भी सीधा करना पड़ेगा। ये कराची नीड्स अ ग्रैंड ऑपरेशन नाउ। कराची में कोई अफसर काम करने को बगैर पैसे के तैयार नहीं है। उनको ये यकीन है कि उनका ट्रांसफर, उनका पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन डिपेंडेंट है पैसों पे। आप देख लें, आपने ग्रैंड ऑपरेशन की बात की है, कहीं सभी कुछ अपसाइड डाउन ना हो जाए शुरू से लेकर आखिर तक। अगर हमने अपने शहर, अपने सूबे, अपने मुल्क को बचाना है तो ये सर्जरी वंस फॉर ऑल कराची में करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मैं इसमें कहता हूं कि अगर कहीं मेरे मेंबर भी गलती पे हैं तो उनकी भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो मजबूर हुए ना एक तरह से, वो तो मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं ना वो इस तरह से। वो कुछ और बात कहना चाह रहे हैं। देखिए, आई डू नॉट रिप्रेजेंट एंजल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। हमने भी अच्छे बुरे लोग हैं जैसे और किसी इदारे में होते हैं, बट अगर हमें, ये हमारा 4 करोड़ लोगों का शहर है, ये हमारा सूबा सिंध है, ये चलेगा तो ये पाकिस्तान का 65% टैक्स देता था, इसमें कैपेसिटी है पाकिस्तान का 120% टैक्स दे दे। बिल्कुल। पर अगर इसको काम करने की इजाजत दी जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, इसमें लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इसमें लोगों, इदारों को ये पता हो, डिजिटलाइज किया जाए कि काम सब ऑनलाइन हो, लैंड रिकॉर्ड सब डिजिटलाइज हो जी। कुछ हमारी गवर्नमेंट ने और अफवाज ने जुडिशियल सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, जुडिशरी ही बेसिकली एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने कहा। चेयरमैन आबाद मोहसिन बख्शी हमारे साथ कुछ जगहों पे न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, कुछ जगहों पे क्लीन स्वीप की ज़रूरत है, और कुछ जगहों पे जो है वो चेंजेस की ज़रूरत है। हो सकता है इसमें जो है वो बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी भी हो रही हो, जैसे कि मोहसिन शिकानी साहब ने गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन इसके पीछे काफ़ी पहलू हैं। वक्त थोड़ा मुख्तसर है, इस पर इतनी बात नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन आबाद हैं। ताहिर भाई, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि ताहिर भाई, ये जो एक सिस्टम चल रहा है पूरा, ठीक है, पुलिस तो बिल्कुल ही लाचार महसूस कर रही है अपने आप को, पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही,
ठीक है, प्रोटेक्शन जाहिर सी बात है, हर एक बिल्डर को अगर स्पेसिफिकली या हर एक ताजिर को स्पेसिफिकली उठाकर सिक्योरिटी देना शुरू कर दी गई तो फोर्स कम पड़ जाएगी। पुलिस में वैसे ही जो है वो हमेशा से ही गिला रहा है कि हमारे पास वो तादाद नहीं है कि हम जो है वो उन्हें हर किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। तो आपको क्या लगता है अरे भाई, ये सिस्टम अब समद काठियावाड़ी जैसे लोग और ये जवाद वाजा जैसे लोग, जमील छांगा जैसे लोग, ये लोग अभी कुछ टाइम तक अपना सर उठा के जीते रहेंगे या अभी कुछ आने वाले कुछ वक्त में आपको कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है इनके खिलाफ? हसीब, कराची में बहुत बड़ी कैपेसिटी है, हर किस्म की तरजीहात होनी चाहिए बस। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है ना, हमें वो मॉडल बना लेना चाहिए। वहाँ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी डाकू खत्म करना है, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कच्चा रोकना है, उन्होंने रोक दिया, कच्चे का डाकू बाहर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जी मंशियात खत्म करनी है। आप यकीन जानिए कि कराची में पिछले दिनों केमाड़ी में एक ऑपरेशन हुआ, मैंने कोई वो ऑपरेशन 6 महीने रिपोर्ट किया। बड़े बड़े ताकतवर लोग रोज़ यौमिया 70 लाख रुपए की मंशियात बेचने वाले, मंशियात तो छोड़ चुके थे बेचना, लेकिन वो अपनी जान बख्शी की मिन्नतें कर रहे थे। तो आपकी जो तरजीहात होगी ना, आप वो काम कर लेते हैं। पुलिस की तरजीहात नहीं है ये, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरजीहात नहीं थी ये। जब से आबाद ने कोई 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाना शुरू की, पिछले 2 महीने से आबाद बहुत परेशान था। फिर कराची चैम्बर ने बार बार पुलिस को, आईजी साहब को, अभी हालिया दिनों एक दोहराना था आईजी साहब के एजाज़ में, उसमें ऑफ द रिकॉर्ड आईजी साहब से बात की गई, उनको बताया गया कि आप जहाँ तो रहें कोई मॉडल बना के चले जाएँ, बहुत परेशान है हमारे लोग। इस हद तक हसीब भाई लोगों को धमकाया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कराची से बहुत बड़ी तादाद में लोकल आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों को यहाँ से भेज चुका है और वो समेट रहा है अपने आप को यहाँ से। उसकी एक ही वजह है, सिक्योरिटी नहीं है। अब सिक्योरिटी ये बत्ताखोर एक ये नहीं है, सिक्योरिटी पुलिस से नहीं है। सिक्योरिटी आपके साथ जो कुछ हो रहा है, आप ये देखें दुबई में 4% पे और कराची में 40% पे हमारा जो ताजर है वो टैक्स पे जो काम कर रहा है। इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी है। अब डाकू लुटेरे 70-80 लोग कराची में डकैती मुदावत में मर गए, सैकड़ों जख्मी हैं, ट्रैफिक हादसा में 800-850 लोग मर गए। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, शहर में मसाइल का अंबार लगा पड़ा है। लेकिन ताहिर भाई वक्त थोड़ा मुख्तसर है, मैं थोड़ा इस तरफ जाना चाहूँगा। आपने कहा कि सिस्टम और सिस्टम पकड़ने का सिस्टम, लोगों को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास अभी इस पे बहुत जो है वो जोरों शोर से काम हो रहा है और आप देख रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में चालान भी हो रहे हैं, लेकिन ना ये बत्तागोर पकड़े जा रहे हैं, ना इनके सहूलतकार पकड़े जा रहे हैं। जिस दिन हमने जेन्युइन आदमी पकड़ लिए ना, ये काम रुक जाएगा। मैं आपको अपनी रिपोर्टिंग की बुनियाद पर इस बात का दावा करता हूँ कि कराची में जितनी भत्ते की वारदातें हो रही हैं, बोगस आदमी पकड़ा जा रहा है, बोगस आदमी बंद किया जा रहा है, बोगस आदमी पे झूठे मुकदमे डाल के उसको जेल भेजा जा रहा है। जो जेन्युइन काम कर रहे हैं वो आदमी है, वो बलूचिस्तान में नंबर काउंट पूरा हो रहा है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, नंबर पे जो है हमारा फोकस है, जेन्युइन आदमी में हमारा फोकस नहीं है। जिस दिन कराची से जेन्युइन भत्ताखोर पकड़ा गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस शहर में पुलिस का बहुत खौफ है, रेंजर्स का बहुत खौफ है, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो बड़े इदारे हैं उनका बहुत खौफ है, लोगों का बिलीव है, लेकिन तरजीहात नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया, छोटी सी चीज़, मोहसिन नकवी को ताजिर इतना परेशान हो गया कि उसको भेजिए, उनके पास टाइम नहीं था, उनको व्हाट्सएप करके उन्होंने बताया कि सर सूबाई हुकूमत ने आपको ये रेड वारंट के लिए वसी के लिए। आपको भी तो वसी लाखों डायरेक्ट कॉल करके बोल रहा है कि मैं मार दूंगा, धमकी 5 महीने से कह रहा है वो यार। इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली। लेकिन जो हमारा ताजिर है ना, उसकी फैक्ट्री है, उसका दरवाजा है, उसके लोग काम कर रहे हैं, वो एक सॉफ्ट टारगेट है, वो उसको ले रहा है, हम सॉफ्ट टारगेट नहीं है। तो उसकी जिस तरह उसकी तरजीहात मामूली और सॉफ्ट टारगेट है, इस तरह हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की तमाम तरजीहात अगर भत्ते की तरह हो जाए, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट बहुत मजबूत है, सारे वसाइल हैं, सिक्योरिटी है, लोग हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, लोकेटर्स अच्छे हैं, हर चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालिया दिनों में मैंने देखा था, गुज़श्ता सालों में वसीउल्लाह लाखों जब औकात से बाहर हुआ, उसके वालिद को डिटेन किया, रखा, ये खामोश हो गया, ये मिन्नतें कर रहा था। बिल्कुल। जमील की बहनों को, उसकी भांजियों को डिटेन किया, ये मिन्नतें कर रहा था कि मेरे घर के बच्चे छोड़ दें। तो जब लोगों को मार रहे हैं, हमारे लोग हालत जंग में हैं, खौफ में हैं, तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके अंदर मीडिया का एक बड़ा रोल है और हमें अदा करना पड़ेगा। हमें अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों की हर चीज़ पर जो है वो उनका साथ देना होगा और एक
एतमाद बहाल करना होगा इन ताजिरों के लिए, क्योंकि ये असल में हमारा मुल्क चला रहे हैं, हमारा शहर चला ठीक रहे है, हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैनाबाद भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस बात पर तवज्जो दिलाई है कि कराची में ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है और ये ग्रैंड ऑपरेशन इस वक्त सिर्फ उनकी अगर रिक्वेस्ट है तो फील्ड मार्शल से है, क्योंकि इसके अलावा तो जितनी भी उन्होंने रिक्वेस्ट की वो फजूल ही गई। और क्योंकि कराची वालों से जो है कभी ई चालान की सूरत में, कभी भत्ते की सूरत में, क्योंकि कराची इकनॉमिक हब तो है, यहाँ से पैसे तो निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ताहिर अब्बासी जैसे लोग और कुछ चंद और ऐसे सहाफ़ी हैं, ये तो इस तरह के ऊँचे लोगों को टैकल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके सामने बेबस हो जाते हैं। जब बात फैमिली की आती है तो हर बंदा कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है। यार ये एक बहुत तफसीली गुफ्तगू की तरफ चली जाएगी बात, और हमारे पास प्रोग्राम का वक्त कम है, इख्तिताम की तरफ जाते हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी साहब मुझसे मौजूद थे। इसी के साथ मुझे और अफशीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।